नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर एनसीआर और जम्मू कश्मीर में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। कश्मीर घाटी में शाम करीब 7:59 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 रही। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा कि शाम 7:55 से 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान से फैजाबाद के 79 किलोमीटर दक्षिण में था और इसकी गहराई जमीन से 70.66 किलोमीटर नीचे थी। इसके साथ साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के लाहौर और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के केंद्र से उसकी गहराई ज्यादा थी, वजह से झटके इतनी दूर तक महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस हुए। भूकंप के झटके से दिल्ली के लोग सहम गए और लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। कुलदीप भारत ने बात की लोगों से, क्या कुछ रहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन प्रसाद है। मोहन जी, अभी जम्मू कश्मीर में झटका भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। क्या महसूस किया अभी ये झटके? मैं घर में बैठा था, मेरा पंखा ऐसे हिलने लग गया था। ऊपर इधर टीवी देख रहा था मैं, पंखा हिलने लग गया था अचानक ही। तब मैं अचानक ही बाहर आ गया उसको देख के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामजी लाल है। रामजी लाल, अभी हाँ। भूकंप आया था दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे? महसूस हुए झटके भूकंप के? हाँ, मेरे को भी हल्का सा पंखा से हिला था, तो वो देख के फिर मैं बाहर आ गया। मैं क्या नाम है आपका? हाँ जी, मोनू मोनू जी, दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटके महसूस हुए, महसूस हुआ कोई झटका? जी। हम तो बाहर बैठे थे कि लोगों के शोर सुनाई दे रहा था कि भाई झटके महसूस हो रहे, बस यही पता लगा अभी तुम्हें। क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, आपने अभी भूकंप देखा, महसूस हुआ कि? हाँ, मैं तो बाहर बैठी थी दुकान में। अच्छा, तो महसूस हुआ कोई झटका भूकंप का? हाँ, हल्का सा हली थी कुर्सी, उसके कुर्सी हिलने के बाद आप बस। और बाहर आ गए? हाँ, मैं बाहर ही थी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम है उनका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, अभी दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटके महसूस हुए, क्या कहना चाहेंगे? उसको आपको लगे झटके? हाँ, ऐसे मैं जैसे खड़ा था तो मैं से हिल रहा था। मैंने को पता नहीं क्या हो गया एकदम से। मतलब ही है कि जैसे कि मैं गिर न जाऊं कहूं। फिर मैंने अपने आप को सही करा कि फिर पता लगा कि हल्के भूकंप के झटके थे। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मामले में 5 नहीं कुल 7 आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। दीपक ने पूछताछ में बताया था कि वह कार चला रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कंझावला मामले में पुलिस की 18 टीमें काम कर रही हैं। सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। क्राइम सीन पर विजिट हो गया है, पोस्टमार्टम हो गया है। 5 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में जो बताया उसमें विरोधाभास है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी और पूछताछ में पता चला है कि इसमें 2 आरोपी और भी शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था में, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतजार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अंजलि मर्डर केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का सुझाव केंद्र को भेजा है।
दिल्ली पुलिस ने आयोग के सामने हाजिरी में दिए जवाब में आयोग नाखुश नजर आया है। स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि निधि का फोन अब तक जब्त नहीं किया गया है, अभी तक सारे सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाले गए हैं, केस में धारा 302 भी नहीं लगाई गई है। हादसे की रात पुलिस का रिस्पांस बेहद खराब रहा। चश्मदीद गवाहों का 164 बयान दर्ज नहीं किया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही हो और केस सीबीआई को सौंपा जाए। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। कंझावला प्रकरण में लगातार हर रोज नए सीसीटीवी फुटेज के साथ नया बयान भी आ रहा है, जिसको देखते हुए परिवार वालों ने गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अभी भी यह मामला थमा नहीं है कि निधि के घर के आसपास के लोग भी अब विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसको देखते हुए निधि के घर पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गली वालों का आरोप है कि निधि की मां ने गली वालों को धमकी दी है, जिसके बाद गली वालों ने गुस्सा साफ देखने को मिला है। गली वाले अब निधि को बाहर निकालने के लिए लगातार बोल रहे हैं, साथ ही उस पर कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। यही नहीं, निधि ने 31 और 1 की रात के बीच जिससे अपना मोबाइल चार्ज कराया था, उसको भी धमकी दी है। पड़ोस में रहने वाले निशांत का आरोप है कि निधि उसको धमकी दे रही है, जिसको लेकर निशांत ने सुल्तानपुरी थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। उसने मेरे को कल फ़ोन करा शाम को 7:03 पर, उसका फ़ोन आता है, ठीक है। तो फिर वो मेरे को फ़ोन पर मतलब गाली देती है, बोले छूटते गाली देती है कि तू क्या बोल रहा है, ये वो, तू क्यों बातें बता रहा है, जो ये तो बातें तू क्यों बता रहा है, तू क्यों बता रहा है मीडिया वालों को, तू क्यों बोल रहा है, जो हकीकत है वो पुलिस को दिख रही है। मैंने कहा मैं तो सच बोलूँगा, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूँगा, जो हकीकत है मैं तो बताऊँगा ही, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूँगा। तो कह रही जो हकीकत है वो पुलिस को दिख रही है, तू क्यों बता रहा है, ये वो, मतलब मेरे को धमकी वगैरह के साथ ये कर दूँगी वो कर दूँगी, गाली वाली दे रही है मेरे को काफ़ी, ये चीज़ें मेरे को बोल रही है वो। मेरी तरफ से बोलेगा मैं उसको देख लूंगी, मर्डर करवाएगी हमारा। अब हम गली वाले नहीं बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पापा की डेथ होगी आज बोल रही है मैं, आज 3रा दिन है मेरे पापा का, इसको नहीं रखना चाह रही इस गंद को, ये हमारे को धमकी दे रही है, हमारा भाई है, ये क्या बोल रही है, मतलब सब इसको अंदर खाना दे रहे हैं, पुलिस वाले खाना बना के दे रहे हैं, खाना मत दो उसको, बाहर आएगी नहीं तो हमारे हवाले छोड़ दो, हमने जानी इनने जानी, हम अपने आप निकलवा लेंगे इसको बाहर। हमारे को धमकी दे रही, मेरी भाभी को गाली बकी इसने, किस बात पे बकी इसने गाली, कौन है ये, टाटा बिरला है, बदमाशी किसकी है, डॉन की बीवी है ये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन नीतीश कुमार ने बेतिया में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में विधायकों ने सिस्टम की पूरी पोल खोल दी। रही सही कसर मीटिंग में बाहर निकलने पर जेडीयू नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग से बाहर निकले। इस दौरान एक बार फिर से मीडिया से बात की। इसी दौरान जेडीयू के एक नेता ने सरकारी योजना में पूरी खोलकर वहीं पटना में बीएसएससी अभ्यर्थी पर पुलिस या लाठीचार्ज के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। पटना में बीएसएससी परीक्षार्थियों पर पुलिसिया लाठीचार्ज के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि कहां लाठीचार्ज हुआ है, कहां किस पर लाठीचार्ज हुआ है, कहां लाठीचार्ज किया है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि पता कर लेते हैं, हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। जी हाँ, बिहार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस बीच छात्रों की पिटाई के मामले पर बिहार के में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेतुका बयान दिया है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने छात्रों पर लाठीचार्ज को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि लाठीचार्ज तो होता रहता है, कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी।
दरअसल बीते दिन पेपर लीक के विरोध में पटना में प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पिटाई की गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर जब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो होता रहता है, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई कानून तोड़कर करता है तो वहां स्वाभाविक तौर पर कानून स्थापित करना पड़ता है। बोल दी, उसके बाद क्या बचा बोलने की? देखिए, तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लालू यादव को भी मालूम है, इसलिए लालू यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2025 के पहले तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश जी बिहार की गद्दी छोड़कर केंद्र में चले जाए। 2025 में बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सुधाकर सिंह भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं सर। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सुधाकर सिंह जो भी कुछ बोल रहे हैं, सुधाकर सिंह जो भी कुछ बोल रहे हैं वो लालू के इशारे पर बोल रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज पिछले लगभग 1 महीने से वो सरकार के खिलाफ में बयान दे रहे हैं। लाठीचार्ज पर ललन सिंह के बयान पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जोरदार हमला बोला और कहा यह संवेदनहीन बयान है। बिहार में लगातार हो रहे पहले बीएसएससी का पेपर लीक हुआ और अब यह सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जब प्रदर्शन करने गए तो उन्हें जिस बेरहमी से पीटा गया और इस प्रकार का बयान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा जो पिएगा वह मरेगा, उसी प्रकार की संवेदनहीनता का परिचय ललन सिंह ने दे दिया है। लाठीचार्ज गलत नहीं है, उसका खामियाजा आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ेगा। तो भी है, ऐसा भी तो है। हमारे यहाँ जातीय जनगणना को लेकर प्रशिक्षण चल रही है, तो इसमें हम लोग 630 परगणक और 114 पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण आज खत्म हो रही है। 1-2 व्यक्ति किसी कारणवश छूट गए हैं तो उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनको कल बुला के अंतिम रूप से प्रशिक्षण का काम पूरा कर दिया जाए। मतलब जातीय जनगणना को लेकर किस प्रकार का समझौता किया जाए? एक ग्रुप भी बनाया गया है इसके लिए, पर्यवेक्षक का, परगणक का, और सभी मकान की अभी गिनती होगी। सहरसा में निगरानी विभाग ने राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम द्वारा अचानक की गई छापेमारी में विभाग में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बात बता दें कि 15,000 घूस लेते सहरसा कलेक्ट्रेट से इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्त में आए अभियुक्त राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार झा हैं, जो कहरा अंचल कार्यालय में नियुक्त हैं। विजिलेंस विभाग के डीएसपी अरुणोदय पांडे ने बताया कि परिवादी है मोहम्मद इजराइल के द्वारा उन्हें शिकायतें निगरानी में दी गई थी। उनसे दाखिल खारिज के एवज में घूस की मांग की जा रही थी। इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में यह बात सही पाई गई, जिसके बाद आज की गई छापेमारी में 15,000 के साथ राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी हैं मोहम्मद इस्राफिल, रोगामणि के रहने वाले हैं। इन्होंने 23/12/2022 को इन्होंने अपना एक परिवाद दिया था निगरानी में कि इनसे जो दाखिल खारिज की एवज में घूस की मांग की जा रही है। इसके सत्यापन कराया गया। सत्यापन में सही बात पाया गया और आज उनको 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। किस जगह से गिरफ्तार किया गया है? उनको कलेक्ट्रेट ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। टीटी नगर स्थित इंदिरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए बीजेपी नेता सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण
साव ने सभा स्थल का जायजा लिया। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोरबा पहुंचने के बाद सबसे पहले वे सर्वमंगला मंदिर में मत्था टेकेंगे। यहां से वे स्टेडियम पहुंचेंगे। स्टेडियम में करीब 35 मिनट तक रहेंगे, जहां बीजेपी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से वे जश्न रिसोर्ट में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री 2 घंटे 5 मिनट तक रहेंगे। कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन 7 जनवरी को ऊर्जा नगरी कोरबा में होने जा रहा है। 7 जनवरी को कोरबा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मां सर्वमंगला से आशीर्वाद भी वो प्राप्त करेंगे। कोरबा में स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। राधनी राठौर 11वीं की छात्रा थी। बाल को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाल को थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 नेहरू नगर मुक्तिधाम के पास धनेश्वर राठौर का परिवार निवास करता है। धनेश्वर बाल को प्लांट में निजी कंपनी में टेका कर्मी हैं। 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी राधिका राठौर जो कि 11वीं की छात्रा थी। दूसरा निखिल राठौर जो कि कक्षा 7वीं का छात्र है। वहीं एक छोटी बेटी है राधिका और निखिल। दोनों बाल को स्थित MGM स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों एक साथ स्कूल आते जाते थे। आज भी दोपहर के वक्त स्कूल के वापस लौटे। उसके बाद राधिका सीधे अपने कमरे में चली गए। उसका भाई निखिल जब उसे कमरे में देखने गया तो वह चुनरी से फांसी के फंदे पर पंखे से लटकी हुई थी। इसकी जानकारी उसने अपने माता पिता को दी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। खबर विदिशा से है, जहां ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदगढ़ के जंगलों में वाघिन ने युवक पर हमला कर दिया। युवक अपने मवेशियों को अपने खेतों पर चरा रहा था, तभी वाघिन ने युवक पर हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में घायल को ग्यारसपुर हॉस्पिटल लेकर परिजन गए। बता दें कि कई दिनों से बाघ और वाघिन का मूवमेंट जंगलों में देखा जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि वाघिन अपने 2 बच्चों के साथ खेत के पास घूम रही थी, तभी उसने हमला कर दिया। वन विभाग की नाकामियों के चलते ग्रामीणों की जान पर बनाई है। 1 बजे की बात है जी। भैंसों को घेरने किए थे हम, तो वो हमको कुछ नहीं दिखा उधर, तो अचानक से दौड़ती हुई आई उधर से और आन के पहले बखी से झूमी, हम आड़े गिर गए। फिर उसने मारा। तो बाघ के और भी बच्चे थे क्या वहाँ? एक ही बच्चा था। एक बच्चा था साथ में। खबर नोएडा से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कोविड अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी सीएम गौतम बुद्ध नगर में कोविड से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने कोविड अस्पताल पहुंचे थे। नोएडा के सेक्टर 39 कोविड अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब भी कोविड का अटैक हुआ है तो दिल्ली NCR में इसका बड़ा असर देखने को मिला है। इसलिए वो स्वास्थ्य समीक्षा बैठक में भाग ले रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर जरूरतमंदों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। ब्रजेश पाठक के साथ दादरी के विधायक तेजपाल नागर भी नोएडा पहुंचे थे। आज मेरठ मंडल की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक है। कोविड को लेकर के दुनिया के अन्य देशों में आ रही खबरों को देखते हुए हम मेरठ मंडल के आज सभी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार की तैयारियों के विषय में इनसे चर्चा करेंगे। और चूंकि कोविड जब भी आता है तो NCR में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मेरठ मंडल में आज हम बैठ रहे हैं। कोविड की तैयारियों के साथ साथ जो अन्य हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चिकित्सकों की तैनाती के बारे में, उपकरणों के बारे में, दवाइयों की उपलब्धता के बारे में हम दिन दोबारा समीक्षा करेंगे।
खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ट्रैफिक विभाग जागा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 1 वर्ष के अंदर प्रदेश में 21,200 से अधिक लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के पिछले 3.25 वर्ष की अवधि में प्रदेश भर में 23,600 लोगों की मृत्यु हुई है। यह स्थिति चिंताजनक है। वहीं अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हजरतगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोकने पर हेलमेट न पहने लोगों पर अभियान चलाया गया, लेकिन लोग ट्रैफिक पुलिस को देख इधर उधर भाग रहे थे। वहीं कुछ लोगों का पुलिस ने चालान किया तो कुछ को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे इस महाअभियान से जनता कितनी जागरूक होती है। हाँ, ये अभी 5 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में जो विशेष यातायात माह सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका जो मेन फोकस है वो अवेयरनेस पे है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयर किया जा सके। इसके अलावा इन्फोर्समेंट का भी काम इसमें हम लोग करेंगे ताकि लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी मिल सके और एक ट्रैफिक सेंस लोगों में विकसित हो सके, ताकि महानगरों में जो ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उससे हमें निजात मिल सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी के विशेष आह्वान पर ये मंथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक फर्रुखाबाद जनपद में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह का भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर एवं फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान विधायक नागेंद्र सिंह राठौर द्वारा वहां पर मौजूद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र राजपूत, ARTO प्रशासन ब्रजेंद्रनाथ चौधरी, ARTO प्रवर्तन सुभाष राजपूत सहित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व जन सामान्य को सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ दिलाई। इसके बाद विधायक नागेंद्र सिंह राठौर व जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार वाहन को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। खबर मथुरा से है, जहां पहाड़ों पर हुई बर्फबारी असर मैदानी क्षेत्रों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। भारी बर्फबारी के चलते यहां तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं देर रात से ही कोहरे की घनी चादर मौसम में छाने लग जाती है। वहीं कान्हा की नगरी में भी सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कड़कड़ाती ठंड के साथ लोगों को देर रात से ही घने कोहरे की चादर का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों के लिए यह कोहरा मुसीबत बनकर सामने आया है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से वाहन चलाने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी थमी सी नजर आ रही है, तो कुछ वाहन स्वामी जान बचाने और हादसे से बचने के लिए सड़क किनारे रुकते नजर आए। ऐसे ही एक वाहन चालक ने बताया कि वह आगरा से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन विजिबिलिटी जगह शून्य मिलने की वजह से उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इस वजह से वह लाइट मिलने पर रुक गए। नाम शुभम है। मैं आगरा से दिल्ली जा रहा था, लेकिन इस कोहरे की वजह से, इस कड़ाके की ठंड से जीरो विजिबिलिटी हो गई है, जिसकी वजह से रुक रुक के जाना पड़ रहा है। और पिछले 3 घंटे से हम जगह जगह हर 10 किलोमीटर पर रुकते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे अब रोशनी है, इसलिए हम रुके हुए हैं यहाँ पे। आगे पीछे तो जीरो विजिबिलिटी है जब आगरा से मथुरा आ रहे हो। ऐसी ही संभावना आगे है, जो ट्रैफिक वगैरह लग रहा है, जिसकी वजह से जीरो विजिबिलिटी भी आगे शायद दिख रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन के न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए के न्यूज के साथ।